हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एक स्मॉल कैप शेयर की एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। शेयर का नाम बता देता हूं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। क्या क्या करेंगे, पॉइंटर्स बता देता हूं। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे डिटेल में। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या करेंगे, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस समझेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो समझेंगे। फिर जो नंबरिंग्स के ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस भी कंपनी का हम करेंगे। ठीक है, इससे हमें कंपनी का एक पूरा डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर एट द लास्ट हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर कंपनी के प्राइसिंग क्या चल रही है, चार्ट्स के ऊपर क्या डेटा, चार्ट्स के ऊपर क्या वॉल्यूम और क्या चीज चल रहा है कंपनी का। और इसके रिलेटेड मैं आपको और भी कुछ बहुत ही अच्छा डेटास बताऊंगा। वॉल्यूम्स को कैसे एनालिसिस करते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसको भी कैसे समझा जाता है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वो भी हम समझेंगे। और मैं एट द लास्ट वीडियो के नए इन्वेस्टर्स को इसके अंदर अभी के प्राइस में एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पुराने इन्वेस्टर जिनके पास ये होल्ड है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा खासा नीचे फॉल हुआ है। तो दोस्तों, फट से आते हैं स्क्रीन के ऊपर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर का जो लास्ट 13 अप्रैल का ट्रेडिंग सेशन था उसमें 0.76% के फॉल पे क्लोज हुआ। अगर 5 दिन का डेटा देखे तो -4.66% के फॉल पे क्लोज हुआ। एक महीने में देखे तो 4.65%। जो एक महीने में ग्रोथ थी वो 5 दिन के अंदर खत्म हो गई। अगर 6 महीने का देखे तो 20% फॉल में है, और ईयर टू डे देखे तो कुछ ना के बराबर ही यहाँ पे ग्रेन है। तो देखा जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है चार्ट के ऊपर काफी ज्यादा बियरिश मोमेंटम में लग रहा है, नीचे फॉल के मोमेंटम में लग रहा है। अब ये क्यों है, क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, पहले तो आते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इनके वेबसाइट पे जाएंगे लक्ष्मी.com के ऊपर, और कंपनी का 2 मेन बिजनेस वर्टिकल है। इस चीज को आप समझो, कंपनी क्या करती है, एसेटाइल इंटरमीडिएट्स बनाती है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाती है। वी आर अ लीडिंग सप्लायर ऑफ स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स सच एज केटीन, डिकेटीन डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग ईस्टर, एमाइड्स एंड एराइलाइड्स। और एसेटाइल इंटरमीडिएट्स में प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ एसेटाइल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बल्क सॉल्वेंट एंड एल्डिहाइड्स। अब इसका एप्लीकेशंस कहां कहां है, इसका एप्लीकेशंस कौन कौन से है, लाइफ साइंस में, क्रॉप साइंसेज में, पेंट्स कोटिंग्स में है, इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट है एंड सॉल्वेंट एप्लीकेशन है। मींस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है, इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स भी डाइवर्सिफाइड है और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी है। अब इसको डिटेल में दोस्तों समझने के लिए ना इनकी वेबसाइट के ऊपर आके ना यहां से हम इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैं ये ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर हम समझेंगे कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी का ओवरव्यू देखिए। लार्ज स्केल ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोर देन 3 डिकेड, 30 डिकेड से ये कंपनी ये चीज कर रही है। कंपनी विद YCPL, द कंपनी बिकम्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट इन इंडिया। जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट जो इनका प्रोडक्ट है उसका, और अमॉन्ग द टॉप 7 इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या दिखाता है, ये मार्केट लीडरशिप दिखाता है। मैं हमेशा अपने स्टॉक में हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, कोई भी कंपनी का भले वो पूरी तरीके से कंपनी मार्केट लीडर ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो मॉड बनाना चाहिए, एक मार्केट लीडरशिप बनाना चाहिए। ठीक है, ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डिकेटेंट डेरिवेटिव्स इन इंडिया विद 55% ऑफ मार्केट से, सिर्फ ये एक अकेला मैन्युफैक्चरर डिकेटेंट डेरिवेटिव्स बनाता है। फॉरवर्ड इनटू हाई मार्जिन स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स बाय एक्विजिशन ऑफ, इन्होंने एक इटाली की कंपनी मेटेनी का एक्विजिशन किया, जिससे ये लोग स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स में भी आ गए हैं यहाँ पे। तो ये चीज कंपनी का बताता है कि कंपनी अपने पैसे को लेके सिर्फ बैठ नहीं जा रही है, देख रही है ग्रोथ करने की और अच्छी अच्छी कंपनीज को एक्वायर करने की। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 50 प्रोडक्ट कैटरिंग टू फार्मा, एग्रो, पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाइज एंड। तो ये बताता है कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, दो चीज को समझिए। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 50 SKU या 50 प्रोडक्ट्स में बटा हुआ है, जो डाइवर्सिफाई कर देता है प्रोडक्ट में। रिस्क नहीं है कि कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट खत्म हो गया तो दूसरा नहीं है। ठीक है, और ये 50 प्रोडक्ट भी कोई एक सेगमेंट में नहीं जा रहा है, ये फार्मा में चलता है, पेंट्स कोटिंग में चलता है, प्रिंटिंग पैकेजिंग में, डाइज पिगमेंट में, तो इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट वाइज भी डिलीवरी है। अब एक चीज ये आती है कि कंपनी ग्लोबल फुटप्रिंट में है, यानी कि एक ही जगह पे तो नहीं बैठ गई, कल के कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो जाता है, जैसे अभी श्रीलंका में इशू हुआ तो सब कंपनी को मार पड़ेगी। तो ग्लोबल फुटप्रिंट विद ऑफिसेज इन यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट विद स्टॉक पॉइंट्स इन यूरोप, तो ये इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी है। मार्केट कस्टमर इन हाई ग्रोथ एप्लीकेशन इन 35 कंट्रीज में इनके कस्टमर है। DSIR अप्रूव, इनका जो R&D फैसिलिटीज है वो DSIR अप्रूव्ड है यहाँ पे। अब डी रिस्क मॉडल, ये जो मैंने बताया इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये कहते हैं हमारा डी रिस्क मॉडल है। मींस हमने डाइवर्सिफाई अच्छा खासा करके रखा है। कैसे करके रखा है, देखिए ये जो डेटा है यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे फार्मा इंग्रेडिएंट्स 11%, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर 10%, डाइस पिगमेंट 11%, पेंट्स कोटिंग 11%, और यहाँ पे फ्लेवर एंड फ्रेगमेंट्स 13%। अब यहाँ पे अगर आप देखो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, ये सेगमेंट वाइज हो गया। यहाँ पे देखिए फार्मा 33%, इस जगह पे ये जो है ये CAGR है, ये इनका CAGR का कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मा के ये इंडिया मार्केट का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ CAGR, ओके, ये जो इनके अंदर से CAGR। अब ये जो है ये सेगमेंट वाइज कस्टमर बेस है, 33% फार्मा में है, 27% प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में है, और अपना ये ग्रीन वाला एग्रोकेमिकल है, और ये वाला केमिकल है, अदर्स जो है 7% है, कलर एंड पिगमेंट। मींस अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है और अच्छा खासा इनको हर इंडस्ट्री से CAGR भी आ रहा है, जो कि अच्छा है, ठीक है। अब ये कहते हैं डी रिस्किंग थ्रू प्रेजेंस इन डिफरेंट, जैसे मैंने कहा इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस क्या है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखें सिंगल लो डिपेंडेंस ऑन सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट। मीन कहते हैं जो एक्सपोर्ट मार्केट है इस पे सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है कि कल के यूरोप में दे रहा है या रशिया में दे रहा है, रशिया में जैसे वॉर हो गया अब वहां पे वो लोग लेने और इनका कंपनी खत्म हो, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं 41% यूरोप में एक्सपोर्ट जाता है, 19% मिडल ईस्ट में जाता है, 8% रशिया में जाता है, 7% अफ्रीका, 1% चाइना, 17% रेस्ट ऑफ एशिया एंड 8 और जो दूसरा है 7% अमेरिका में। तो अच्छा खासा है। अर्निंग जो है हम स्क्रीनर के ऊपर से देखेंगे। अब यहां पे देखिए कस्टमर इन 30+ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, यूएई, लोकल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑफिसर, अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इन की मार्केट्स में डिलीवरी और शॉर्ट नोटिस पे जो डिलीवरी करना है, स्पेशलिटी केमिकल है ना, कभी कभी इनकी एक्सपायरी होती होगी शॉर्ट में, तो अलग अलग जगह पे इन्होंने अरेंजमेंट भी करके रखा है। R&D करते हैं, कंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन करते हैं, और है क्या कुछ देखने के लिए यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे। इस जगह पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन एफिशिएंसीज प्रोवाइड मोर अराउंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन अक्रॉस बिजनेस है। ये कहते हैं इनका जो मोड है, इनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसके अंदर क्या है कि ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंट मैनेजमेंट से इनका बिजनेस साइकिल और मार्जिन को कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, ओवरव्यू ऑफ स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस, ये हम बाद में देख लेंगे, ये हम इतना डिटेल में हमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे कंपनी स्ट्रेटेजीज क्या क्या कर रही है ये चीज को समझना है, इससे कंपनी का माइंडसेट पता चलेगा। इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, क्रिएशन ऑफ सब्सिडरीज इन यूएसए विद एन एम टू हैव अ स्टॉक पॉइंट इन यूएसए के अंदर सब्सिडरी क्रिएट कर रहे हैं। ऑपरेशनलाइज चाइनीज सब्सिडरी एंड हैव स्टॉक पॉइंट इन चाइना में भी ग्रो कर रहे हैं। कंटिन्यूस फोकस ऑन इनोवेशन, कंपनी इनोवेशन क्या करती है, लेवरेज नो हाउ इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज के इनोवेशन करे, न्यू प्रोडक्ट्स एंड एआई एंड एसआई सेगमेंट पे काम कर रही है। डेडिकेटेड R&D यूनिट फॉर फ्लोरोस्पेशल, मैंने जैसे कहा इन्होंने जो इटाली की कंपनी को एक्वायर किया उसके लिए डेडिकेटेड R&D सेटअप करिए। एक्वायर 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ R&D फ्लोर स्पेस नियर मुंबई के आसपास। एस्टेब्लिशिंग फ्लोरो specialty business, capture the market share of Miteni, dismantle and relocate assets of India with marketing support in Europe, leverage existing relationship in pharma and तो यहाँ पे अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है एक ओवरव्यू दिखा देता हूं मैं आपको, फिर स्क्रीनर के ऊपर भी जाएंगे। ये कहते हैं अपना जाने दीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको कंफ्यूजन होगा क्योंकि वहां पे भी दिखाऊंगा। तो ये ओवरव्यू आपको मैंने बिजनेस एनालिसिस समझा दिया। अब कंपनी का थोड़ा सा मैनेजमेंट एनालिसिस देखना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई कंपनी कितना भी अच्छी, अगर मैनेजमेंट इसका चोर है और अच्छा नहीं है तो आपका पैसा लेके भाग जाएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप कमाई नहीं है। तो राजीव गोयनका जो इनके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। He holds a chemical engineering degree from Bangalore. He has been associated with company since inception. जब से कंपनी बड़ी है तब से, and has approximately 30 years of experience in chemical and paper industry, 16 year in education, 21 year in college. तो मैं डाइवर्स एजुकेशन और बैकग्राउंड लेके आते हैं, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। सतेज नाबर के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने भी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, मास्टर्स इन प्लास्टिक इंजीनियर जूनियर। ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इनके प्रोफाइल में जाके एकदम घुस के तो देख नहीं सकते, ओवरव्यू करना है यहाँ पे। हर्षवर्धन गोयनका ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री, ही लीड्स बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ आवर कंपनी। राजीव गोयनका के बारे में पढ़ेंगे, इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ही होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
21 साल का एक्सपीरियंस रिन्यूएबल एनर्जी में, 26 साल का एक्सपीरियंस केमिकल इंडस्ट्री में, 17 साल का एक्सपीरियंस एजुकेशन में। वाइस प्रेसिडेंट है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र एल्डिहाइड्स केमिकल लिमिटेड का 1991 से लेकर 1994 तक, और अभी जो सर्व करते हैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है महाराष्ट्र एल्डिहाइड केमिकल लिमिटेड। ही इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉलेज पार्क नॉलेज पार्क प्राइवेट लिमिटेड, एस्टेब्लिश इकॉल मॉडल वर्ल्ड स्कूल। तो काफी अच्छा इनका प्रोफाइल भी लग रहा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ अपना बिजनेस। अब ठीक है दोस्तों, अब आते हैं स्क्रीनर के। दोस्तों थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि डिटेल एनालिसिस करना है, स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही डिटेल में आके हमको समझना पड़ेगा। मार्केट कैप क्या है कंपनी का 11,683 करोड़, छोटी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप है लेकिन छोटी नहीं है। 11,000 11,500 करोड़ का बिजनेस बनाना खाने का काम नहीं है। कंपनी ने हाई बना। अच्छा एक और चीज, आईपीओ ये लिस्ट हुआ था, बहुत पुराना लिस्टिंग कंपनी ने, कंपनी पुरानी है, लिस्टेड कब हुई है मार्च 2021 में, आसपास शायद 25 या 26 मार्च को लिस्ट हुई है। हाई बनाया था 628 का कंपनी ने, लो बनाया 178 का, और करंट प्राइस बनाया 443 का। स्टॉक का जो पी है यहाँ पे 49 दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने टिकट टेप के ऊपर देखा था 90 था, तो हम उसी के ऊपर से देखेंगे। इंडस्ट्री पी 30 है, लेकिन अगर इसके हिसाब से भी देखें तो इंडस्ट्री पी से ये महंगा ही है। और आरओसी अगर देखे तो 20 है, आरओई अगर देखे तो 17 है यहाँ पे। ये कंपनी का कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा है, कैश रिच कंपनी है कंपनी के पास। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ना के बराबर है यहाँ पे। अब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा समझते हैं। जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट था 860 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि हाईएस्ट एवर है जब से इन्होंने पोस्ट किया है। अगर क्वार्टर में क्वार्टर कंपेयर करें तो भी अच्छा खासा ग्रोथ है। सितंबर 2021 में 608 करोड़ और दिसंबर 2021 में 860 करोड़, और ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो मार्च 2021 में 520 करोड़ और 860 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ है कंपनी का। और कंपनी का अगर एक्सपांड मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल देखे तो कंपनी मटेरियल कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रही है, जो कि ग्लोबली अगर सबको इफेक्ट पड़ेगा तो इन्हें भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड है एम्प्लॉय और मटेरियल कॉस्ट भी, जो कि आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे। ओके, अब दोस्तों यहां देखिए सितंबर 2021 में जो क्वार्टर एंड क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो काफी कम था। क्यों था दोस्तों, इन चीज को आप समझिए। 77% यहां पे मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया था क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो उसको ओवरकम करके कंपनी ने वो मटेरियल कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ होगा वो कम हुआ, और 82 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट किया कंपनी ने, जिसे हम अगर मार्च 2021 में लिस्टिंग के टाइम से अगर कंपेयर करें तो काफी जबरदस्त है। 3.11 का ईपीएस आता है, और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 1.38 से 3.11 का जंप, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 0.55 से 3.11 का जंप। नहीं, एक चीज समझना है, ये एक्सेप्शनल केस था, यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल, लेकिन अगर देखें तो 3 जून के एक क्वार्टर पीछे जाए तो 3.8 से ये थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, पूरा अभी तक का टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो अभी तक कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने 8.92 का यहाँ पे ईपीएस का ग्रोथ दिया है, जो कि मैं लिस्टिंग के टाइम से कंपेयर करूंगा 4.82 से डबल है यहाँ पे, काफी अच्छा है इस जगह पे। ओके, अब यहाँ पे आएंगे कंपनी का रिजर्व है 1098 करोड़ का, बोरोइंग ना के बराबर है कंपनी का। कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगाई हुई है कि कहीं पे इनका पैसा लगा हुआ है जो इनको एक्सपांशन कैपेसिटी या कुछ खरीदने में, एक्वायरिंग करने में ये लोग लगा के रखे हैं इस जगह पे। कंपनी का कैश फ्लो भी काफी अच्छा। अगर हम मार्च 2021 का अगर यहाँ पे डेटा देखें आगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था मार्च 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 36 करोड़, दिसंबर 2021 में 82 और 102 एंड 15। तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे इनका कैश फ्लो भी यहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कंपनी सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखा रही है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस शीट में, और यहाँ पे पैसा ही नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, अक्सर लोग भूल जाते हैं एनालिसिस में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो इन्वेंट्री जो बेचती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसमें देखना बहुत जरूरी है। डेब्टर डेज क्या कहता है दोस्तों कि जो माल दिया है इन्होंने, उनसे पैसा कितना जल्दी आएगा, वही तो उनका कैश फ्लो आएगा ना, नहीं तो नेट प्रॉफिट में दिख के रह जाएगा। 67, 79, 86, 76, 86 एंड 90। तो अगर देखा जाए तो ये बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ओके, ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कंट्रोल्ड में है। इन्वेंट्री डेज अगर देखें तो इन्वेंट्री डेज भी यहाँ पे एवरेज वाइज अगर देखें, कंट्रोल इन्वेंट्री डेज मतलब कितने दिन में इनका इन्वेंट्री खत्म हो जाता है। डेज पेबल, कंपनी कितने दिन में अपने माल देने वालों को पैसा पे करती है, 67, 85, 10। तो यहाँ पे ये बढ़ गया है। तो ये चीज अब बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं इस जगह पे। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ मैं वाह ही नहीं कर रहा हूं, क्या रिस्क है क्या नहीं है ये चीज को आप लोगों को। कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, जो इनके पास कैश आता है
वो कितना जल्दी उससे इन्वेंट्री खरीदते हैं और कितना जल्दी वो इन्वेंट्री खरीद के उसे बेचते हैं, तो कितना जल्दी अपने कैश को कन्वर्ट करेंगे, कैश को लेके बैठ जाएंगे, जितना लेट होगा वो उतना प्रॉब्लम है। वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है, जो इनका वर्किंग कैपिटल है, जो रोजमर्रा का जो इनका वर्किंग में लगाने वाला कैपिटल है, उसको कितना जल्दी रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैश को कन्वर्ट किया इन्वेंट्री में, अब जो इन्वेंट्री को कन्वर्ट करेंगे उसमें जो वर्किंग कैपिटल और ये सब लगेगा उसके सेल्स में तो आना चाहिए ना, तभी तो फायदा है। आरओसी ऊपर बता दिया मैंने। अब आते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की इंटैक्ट है जब से लिस्ट हुई है। एफआईआई का होल्डिंग अगर देखें, गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे होल्डिंग है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरा एफआईआई का होल्डिंग 0.34% का होल्डिंग है, यहाँ बड़ा ही है। यहाँ पे डीआईआई का भी होल्डिंग यहाँ पे बड़ा है। डीआईआई में कौन है, कोटक स्मॉल फंड है और आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है। और पब्लिक के होल्डिंग में 1.96 निशांत कैलाश अग्रवाल एंड मालावर इंडिया फंड लिमिटेड, अगर इसको हम काट दें 4% के आसपास, तो पब्लिक के पास अराउंड है ना 20 या 20.5% की होल्डिंग है। तो 80% होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है दोस्तों। तो अगर फाइनेंशियल भी अगर देखें, फाइनेंशियल के अंदर रिस्क है थोड़ा सा, वो डेप्टर डेज और वो सब में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो इनकी कंपनीज के मटेरियल कंपनीज में होता है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं, जो मैंने पी रेशो की बात किया, मैं यहाँ पे ना स्क्रीनर के ऊपर आऊंगा, इसका स्क्रीनर के ऊपर देखेंगे इसका पी रेशो इसकी दूसरी कंपनीज के मुकाबले भी। देखो आप एक कंपनी को महंगा कैसे कह सकते हैं, महंगा सस्ता, जब उसके कॉम्पिटिटर्स को आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं टिकर टेप के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज को, और क्या करूंगा इधर पे मार्केट कैप जो है ना, मार्केट कैप को मैं यहाँ पे 5000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज लूंगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पी रेशियो से करेंगे। देखिए अनुपम रसायन, फाइन ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, तत्व चिंतन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, विनादे, अगर आप देखो इन सबका पी रेशियो अच्छा खासा हाई है दोस्तों। तो ये जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, देखिए बहुत टाइम से स्पेशलिटी केमिकल पे बहुत फोकस्ड है और अच्छा कैश रिच इंडस्ट्री है, प्रॉफिट भी अच्छा है केमिकल के बिजनेस में। तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको महंगा दिख रहा है, इन सभी का पी रेशियो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा ही है। एक दो गिनते चुनते रहेंगे जो 44, 41 और 34 होंगे, नहीं तो दूसरों का देखो तो ज्यादा ही है दोस्तों। तो क्या दोस्तों ये पी रेशियो अगर है तो हमें ले लेना चाहिए, वो हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझेंगे। अब दोस्तों एक डिलीवरी वॉल्यूम का आपको मैं दिखाता हूं, कंपनी के अंदर जो बियरिश मोमेंटम है वो क्यों है। देखो दोस्तों एक चीज को समझो, जब ये लिस्ट हुई थी यहाँ पे, ये मैंने ना दोस्तों ये वीकली चार्ट ओपन किया है, इस पे वॉल्यूम देखो 5.7 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है यहाँ पे। अब ये वॉल्यूम थोड़ा गिरा, अब यहां से देखो ये वॉल्यूम बढ़ा, जो डिलीवरी परसेंटेज है ना, ये ट्रेडिंग डिलीवरी परसेंटेज यहां से बढ़ता रहा, वो 4 मिलियन, 4.7 मिलियन, 9.1 मिलियन, लोग खरीदते गए, जैसे जैसे खरीदते गए वहां स्टॉक यहाँ पे बढ़ता गया, फिर यहां से गिरा, फिर अब इसके बाद देखो क्या हुआ है दोस्तों, जो एफआईआई डीआईज है इनका क्या काम रहता है दोस्तों, जो आईपीओ के अंदर बहुत लोग इसी वजह से आते हैं दोस्तों कि एक साथ खरीदो, आईपीओ के बाद ना स्टॉक दोस्तों, अच्छा स्टॉक जिसका फंडन वो 1-1.5 साल भागता है दोस्तों, यही चीज हर मेजर आईपीओ के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको लिस्टिंग में मिल जाए आईपीओ उस प्राइस में ले लो, उसके बीच में घुसने की या कूदने की कोशिश मत करो, 1-1.5 साल के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, अपने प्राइस में आएगा, जो कि एग्जैक्ट लक्ष्मी कैम के साथ हुआ। यहां से सेलिंग चालू हुई, जो लोग 1-1.5 साल के बाद बेचे थे या जो जिनको बाहर निकलना था वो यहां से सेलिंग चालू है, सेलिंग चालू नहीं है। अक्टूबर 2021 से कंपनी वही पुराने वाले प्राइस पे आके अटकी हुई है, कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं है दोस्तों अभी फिलहाल, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने मेजर पार्ट के ऊपर, कंपनी के चार्ट के ऊपर आएंगे। अब दोस्तों एक चीज को आप लोग समझो, मैं सब निकाल देता हूं, आपको फिर से दिखाऊंगा इस चीज को। कंपनी ने ग्रोथ कितना दिया था, यहाँ मैं जून से, चलो यहाँ जब से ये लिस्ट हुई थी तब से हम देखेंगे, तो कंपनी का जो ग्रोथ है 282% का ग्रोथ हुआ। तो क्या दोस्तों इसके ना करेक्शन आना लाजमी। देखो करेक्शन दो टाइप का होता है, मैं हमेशा कहता हूं, या तो गिर के करेक्शन होगा या तो टाइम बाउंड करेक्शन होगा, मींस एक ही रेंज में 2-3 साल फंस जाएगा। आप लोगों को लगेगा ये तो यार 200-500% था, ये तो अभी भी वही, लेकिन दोस्तों वो 3-4 साल और बढ़ा नहीं, तो उसने अपने आप को टाइम करेक्शन ले लिया। तो दो टाइप का करेक्शन होता है, अब इसके अंदर दोनों हो रहा है, आप एक चीज को समझिए, इसके अंदर दोनों हो रहा है। अब यहाँ समझिए 282% का यहाँ पे ग्रोथ दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां से देखो, यहां से इस जगह से 2021 से कंपनी गिर के, यहां से अगर हम अभी तक का डेटा देखें, मैं थोड़ा इसको यहाँ ये कर देता हूँ और इसी को पकड़ लेंगे हम फिर से,
इस प्राइस तक अगर देखो तो कंपनी 30% के आसपास 29.18% के करेक्शन पे है दोस्तों। अच्छा खासा करेक्शन है दोस्तों, ये होना ही था, ये होना ही था। और अब मैं इसके ऊपर आपको एक मजेदार चीज दिखाऊंगा, ये कहां फंसा हुआ है ये कंपनी, इस चीज को आप लोग समझना। देखिए एकदम क्लियर कट दिख रहा है कंपनी का एक मेजर जो सपोर्ट था, यहां से जो इसने एक ब्रेकआउट किया था, ये कब का है 2021, 2 बार ब्रेकआउट किया, यहां पे एक ब्रेकआउट किया, यहां से कंपनी यहां तक चढ़ी भागी, फिर यहां से एक और इसने यहां से थोड़ा सा देखो इधर कंसोलिडेशन करके फिर से भागा। तो ये ना बहुत ही मेजर सपोर्ट है कंपनी का 395 में, 400 के आसपास का बहुत ही मेजर सपोर्ट है कंपनी का। और ये क्लियर कट यहां पे दिख रहा है दोस्तों, इतना बढ़िया रेक्टेंगल पैटर्न देखो, यहां सीधा सीधा दिख रहा है। क्या हो रहा है मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, यहां से गिरा, यहां टच हुआ, देखो फिर यहां टच हुआ इसी सपोर्ट पे, फिर ऊपर जाया, इस पे इससे तोड़ ही नहीं पा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, यहां छोटा सा एक फेक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, फिर यहां से फिर यहां पड़ा। अब जहां तक लग रहा है या तो ये ऊपर जाके ऐसा होगा 2 बार, या तो नीचे जाके ऐसा होने की, या अगर इसे ऊपर जाना है दोस्तों तो इसे ये लेवल तोड़ना पड़ेगा 499 का, इसे तो ही जाके ये लेवल तोड़ेगा। और ये लेवल तोड़ने के बाद दोस्तों इसको जो एक रेजिस्टेंस मिलेगा वो 572 के पास का मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा जो इसके लाइफ टाइम हाई का मिलेगा। लेकिन ये लेवल पे बहुत ही जबरदस्त फंसा हुआ है, इसको बार बार इसके सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि अगर ये लेवल ये तोड़ देता है, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो इसका नेक्स्ट लेवल दोस्तों एक ये हो सकता है 356, और उसके बाद तो दोस्तों ये सीधा ये रजिस्टर है 275 का ये लेवल हो सकता है। अब दोस्तों क्या हमें वेट, अब नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए 2 सिंपल चीज बोलूंगा, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये स्टॉक जो ये 3x वोलेटाइल है, 3x वोलेटाइल है, मींस अगर निफ्टी 100% गिरेगा तो ये 300% गिरेगा। तो आप लोगों को ये चीज समझना है, स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका रिस्क लेने की ताकत है, जो इसके अंदर फॉल देख सकते हैं, इसमें टाइम आउट करेक्शन झेल सकते हैं, वही इसके अंदर न्यू एंट्री करें, नहीं तो नहीं करें, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टाइप के इन्वेस्टर है। अब मुझे जहां तक लग रहा है, अगर ये अभी 443 के लेवल पे है, तो अगर जिसे भी लेना है, अगर कोई चाहता है कि ये करेक्शन पे आएगा मैं लूंगा, तो 400 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसको यहां तक आने दो, यहां तक कुछ दिन वेट करो, यहां तक आने दो, और एसआईपी के मोड में इसके अंदर पैसा लगा के आप एंट्री कर सकते हो 400 के लेवल पे, क्योंकि ये इसे बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो बहुत ही मौका है, 400 के लेवल पे लो, 400 का अच्छा। अब दूसरा टाइप का इन्वेस्टर है जिसे इसे लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा भरोसा और पैसा लगाना है, तो वो इस लेवल पे भी ले सकता है। मैं बहुत ज्यादा बॉटम फिशिंग करने पे भरोसा नहीं करता, लेकिन यहां 400 का लेवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह है दोस्तों, सपोर्ट मतलब दूसरे लोग भी यहीं पे आके इसको यहां से बाउंस बैक कराते हैं और 499 के पास से लाके गिराते हैं। तो यहां पे इसको फंसाया जाएगा कुछ दिन। 499 को अगर अच्छी तरीके से ब्रेक कर दे, मीन अच्छा 5-10% के वॉल्यूम से ब्रेक करे और इसको ऐसा रीटेस्ट करे 2-3 बार और फिर थोड़ा ऊपर जाए, तो ही जाके इसको एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। और कंसोलिडेशन तो ये हो ही रहा है, तो जब भी इसे ये अच्छे वॉल्यूम से तोड़ देगा तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। और बहुत डिपेंड करता है, स्मॉल कैप स्टॉक है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आते रहना चाहिए, ठीक है। रॉकेट बनने के लिए स्मॉल कैप स्टॉक बहुत तेज भागते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता रहे, कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, तो इसे कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। नया इन्वेस्टर रिस्क है, स्मॉल कैप स्टॉक है, ग्रोथ पे भरोसा करते हो, कंपनी पे भरोसा करते हो, अपने डिसीजन से अगर अच्छा लगता है तो 400 के लेवल पे ले सकते हो, जो करेक्शन का वेट करे। नहीं तो जिसे अगर पैसा डालना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहा है, 30-40 रुपए का मुंह मत देखो, यहाँ पे आप खरीद सकते हो। जिसके पास है वो तो होल्ड करो, बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। इतना करेक्शन आईपीओ बाउंड स्टॉक्स में आता ही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आया है, टीसीएस में आया, इन्फोसिस में आया, सभी में आता है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।